ये साबित करने के लिए कि इंसान और ज़ॉम्बी भी साथ रह सकते हैं, मैंने एक साफ सुथरी दिखने वाली फीमेल ज़ॉम्बी को बांध लिया। अचानक आई इस आपदा के कारण लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन गलती से मेरा लव स्ट्रैटेजी सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसका इस कयामत से कोई लेना देना नहीं था। ठीक उसी वक्त एक बेहद खूबसूरत फीमेल ज़ॉम्बी बिना किसी चेतावनी के मेरे सामने आ गई। इसे देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ, लव सिस्टम में प्रजाति स्पीसीज की तो कोई पाबंदी नहीं थी। वैसे भी इतनी खूबसूरत ज़ॉम्बी को हाथ से जाने देना कुदरत के तोहफे की तौहीन होती। जैसे ही यह ख्याल आया, मैंने जेब से रस्सी निकाली, मौका देखा और पूरी ताकत से फेंक कर उस ज़ॉम्बी को फंसा लिया। वह तुरंत जोर से चिल्लाई, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पास ही एक जिंदा इंसान की खुशबू पाकर वह ज़ॉम्बी पागल हो गई। उसका छोटा सा सिर पागलों की तरह मेरी तरफ झुकने लगा, लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने हाथ पकड़ने का टास्क पूरा किया। टारगेट शेनवू, पहचान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्टेटस जॉम्बी, फेवरेबिलिटी 0। हाथ पकड़ने का रिवॉर्ड 100 किलो कच्चा मांस। पहला किस, फर्स्ट किस रिवॉर्ड जॉम्बी वायरस वैक्सीन। फुल स्ट्रैटेजी रिवॉर्ड जेनेटिक इवोल्यूशन मेडिसिन। इतने शानदार रिवॉर्ड्स देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। शुरुआत में मिले इस 100 किलो मांस से ही मैं 2.5 साल तक आराम से खा सकता था, और बाकी दो जादुई चीज़ों का तो कहना ही क्या। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शेन वू की पसंद फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद मैंने शेनवू के मुंह से कपड़ा हटा दिया। वह तुरंत मुझ पर दहाड़ने लगी। उसके दांतों के टकराने की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने बिना कुछ सोचे सीधे सिस्टम स्पेस से मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। दहाड़ना तुरंत बंद हो गया और वह पागलों की तरह मांस चबाने लगी। यह नज़ारा देखकर मैंने ठंडी आह भरी, दाहरे आह भरी। इन नुकीले दांतों को देखते हुए लगता है कि किस वाला रिवॉर्ड अभी हाथ नहीं आने वाला। तभी पड़ोस का दरवाज़ा खुला और एक लड़का लड़की बाहर आए। वह औरत बोली, भाई, मैंने और मेरे पति ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे पास तो झोंबी को खिलाने के लिए भी इतना खाना है, क्या हमें थोड़ा दे सकते हो? वे दोनों एक शादीशुदा जोड़ा थे। पति का नाम शेन लियांग और पत्नी का नाम लिन वानसी था। ये दोनों बाहर के खाने पर पलते थे। घर में राशन का एक दाना नहीं था। पिछले जन्म में मैंने इनकी मीठी बातों पर भरोसा करके बेवकूफ़ों की तरह खाना बांट दिया था। मुझे लगा वे एहसान मानेंगे, लेकिन जब मैं बाहर सामान लेने गया, उन्होंने मेरा कमरा लूट लिया और मुझे बाहर से लॉक कर दिया। मैं चिल्लाता रहा पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे धोखेबाजों को मैं दोबारा खाना क्यों दूं? लेकिन इस लिन वानसी का इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सोचते ही सिस्टम स्क्रीन सामने आ गई। नाम लिन वानसी, पहचान शादीशुदा महिला, फेवरेबिलिटी 0। हाथ पकड़ने का रिवॉर्ड 100 किलो ताजे फल सब्जियां। किस रिवॉर्ड 120 वर्ग मीटर फर्निश्ड घर। फुल स्ट्रैटेजी रिवॉर्ड 1000 वर्ग मीटर लग्जरी विला। रिवॉर्ड देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह 100 किलो फल सब्जियां थीं। भले ही मेरे पास खाने की कमी नहीं थी, पर इस कयामत के दौर में बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी थी। उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी बात मान ली है। शेन लियांग तो और आगे बढ़ गया, पहले हमें 5 किलो मांस दो और फिर पानी की 3 बोतलें। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कब हाँ कहा? मेरे पास खाना फालतू हो तो मैं कुत्ते को खिला दूंगा, पर तुम जैसे धोखेबाजों को कभी नहीं दूंगा। इतना कहकर मैंने शेन वू को अंदर धकेला और कमरा बंद कर लिया। शेन लियांग गुस्से में मुझे घूरता रहा, पर झोंबी के डर से कुछ कर नहीं पाया। कमरे में वापस आकर मैंने शेन वू को सेट किया और सिस्टम पैनल खोला। नतीजा देखकर मैं हैरान रह गया। शेन वू की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट बढ़ गई थी। मुझे पिछले जन्म के वो इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी याद आए जिनके पास दिमाग होता था। क्या शेन वू भी इवॉल्व हो सकती है? और सिर्फ जरा से मांस के लिए 5 पॉइंट मिल गए। ये तो किसी आम लड़की को पटाने से कहीं ज्यादा आसान था। ये सोचकर मैंने उसे कुछ और मांस खिलाया और स्कोर 10 पॉइंट तक पहुंचा दिया। मेरा मन तो और खिलाने का था, पर उसका छोटा सा पेट फूलता देख मैं रुक गया। उसके मुंह में फिर से कपड़ा ठूंस कर मैंने आगे की प्लानिंग शुरू की। ज़ॉम्बी अटैक के 1 महीने बाद भयंकर सर्दी, एक्सट्रीम कोल्ड शुरू होने वाली थी। मेरे पास सिर्फ 20 दिन बचे थे। सबसे पहले खाना पीना और फिर गर्म कपड़े और दवाइयाँ चाहिए थीं। ये सब तो हो जाता, लेकिन एक सेफ हाउस हट का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा घर जो मजबूत हो और भयंकर ठंड में भी गर्म रहे। ऐसी जगह ढूंढना नामुमकिन जैसा था। जहाँ तक मुझे पता था पूरे पिंघाई शहर में ऐसी कोई जगह नहीं थी। तभी मुझे लिन वानसी के किस रिवॉर्ड का ख्याल आया और मैंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, जो घर तुम दोगे वो पहले से बना होगा या कहीं भी बन सकता है? सिस्टम ने कहा,
सारे रिवॉर्ड हाउस कहीं भी बनाए जा सकते हैं, होस्ट जगह चुन सकता है। और अगर मेरी कुछ खास डिमांड्स हों, जैसे टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल, सीक्रेट एग्जिट, मेडिकल सुविधा वगैरह। सिस्टम कुछ पल चुप रहा। होस्ट को नक्शा, ब्लूप्रिंट देना होगा, बाकी मेडिकल और संचार उपकरण खुद देखने होंगे। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब मेरा टाइटेनियम सेफ हाउस बन सकता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिन वानसी डरते हुए बाहर खड़ी थी। जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वह घबराने लगी। अंधेरे गलियारे में न जाने कब कोई झोंबी आ जाए। जब वह हार मानने वाली थी, मैंने दरवाजा खोला। उसे खुशी हुई, पर मेरे हाथ में चाकू देखकर वह सहम गई और सफाई देने लगी। गलत मत समझना, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे भी एहसास हुआ कि मैं उसे परख रहा हूं। पहले होता तो वह मुझे थप्पड़ मार देती, पर अब उसे मेरी जरूरत थी। वह जबरदस्ती मुस्कुराई। वो, मुझे थोड़ा खाना चाहिए था। मैंने बेरुखी से कहा। नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी, बस थोड़ा खाना दे दो। मैं पर मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं क्या, बोलो वरना दरवाजा बंद कर रहा हूं। लिन वानसी वहीं खड़ी रही। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर से कोई झोंबी आ जाएगा? मेरे कहते ही दूर से एक झोंबी के दहाड़ने की आवाज आई। लिन वानसी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह डर के मारे मेरे कमरे के अंदर आ गई। दरवाजा बंद करते वक्त मेरी नजर सामने वाले कमरे के छेन लियांग से मिली। उसने जैसे ही मुझे देखा, डरपोक की तरह सिर अंदर कर लिया। मैं हंसा। सच में वह एक नंबर का डरपोक इंसान था। अंदर शेनवू ने लिन वानसी को देखा तो वह बेकाबू होने लगी। लिन वानसी चिल्लाई और पीछे हट गई। तुमने घर में झोंबी क्यों रखा है? तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने शांति से कहा। डर कैसा, आखिर है तो झोंबी ही ना। मेरी इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश उसका पति भी इतना बहादुर होता। लिन वानसी ने आह भरी और पूछा, बताओ, खाना देने के बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ देर बाद वह गुस्से में चिल्लाई, जो तुमने कहा मैंने वो कर दिया, अब खाना कहाँ है? मैंने धीरे से फ्रिज खोला ताकि वह देख सके कि उसमें ताज़ा मांस भरा पड़ा है। एक पल के लिए उसके मन में आया कि मुझे बेहोश कर दे, पर उसे अपनी औकात पता थी। मैं भी चौकन्ना था। उसने कुछ नहीं किया, जिससे मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि काश वह हमला करती तो मैं उसे सबक सिखाता। मैंने करीब आधा किलो मांस उसके सामने फेंक दिया। वह मांस को देखकर बोली, सिर्फ इतना सा? यह भी बहुत है। पहले तो मैं सिर्फ पाँव भर देने वाला था। उसे क्या पता कि इस वक्त मांस की कीमत क्या है। उसे तो बस अपनी पुरानी लग्जरी लाइफ याद थी। उसने गहरी सांस ली, मांस उठाया और मुंह फुलाकर चली गई। उसे दुखी देखकर मुझे मजा आ रहा था। जितना वह तड़पती, उतना मेरा बदला पूरा होता। फिर मैंने सिस्टम देखा। घर और सब्जियां मिलने ही वाली थीं। 120 वर्ग मीटर का घर छोटा था, पर मेरे पास प्लान था। अगर मैं लिन वानसी जैसी एक और औरत ढूंढ लूं तो घर का साइज बढ़ सकता था। अब बस सेफ हाउस का नक्शा चाहिए था। शायद यूनिवर्सिटी में कोई आर्किटेक्ट मिल जाए। मुझे बाहर निकलना ही होगा। अगली सुबह मैंने दूसरी मंजिल की तलाशी शुरू की। मैंने तार से ताला खोला और 504 नंबर कमरे में घुस गया। अंदर से कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। एक बूढ़ा झोंबी बिस्तर पर पड़ी लाश को खा रहा था। कितना घिनौना है। मैंने बुदबुदाते हुए चाकू से हमला किया, पर चाकू से उसे कुछ खास नहीं हुआ। उल्टा वह और भड़क गया। वह मुझ पर झपटा। मैंने उसे लात मारकर दूर फेंका। फिर मैंने उस पर तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा चाकू मुड़ चुका था। आखिर चाकू सिर्फ मांस काटने के लिए होता है, हड्डियों के लिए नहीं। अब मुझे एक मजबूत हथियार चाहिए था। दोपहर तक मैंने पूरी मंजिल के 6 कमरे छान मारे। 3 झोंबी मारे, जूस का डिब्बा, कुछ दवाइयां और प्रोटीन पाउडर मिला। सामान तो बहुत मिला, पर चाकू बेकार हो गया। शुक्र है मुझे एक बेसबॉल बैट मिल गया, जो काफी सही था। दूसरी तरफ लिन वानसी और शेन लियांग ने मुझे झोंबी मारते हुए देख लिया था। मेरी हिम्मत देखकर वे दंग रह गए और शुक्र मनाया कि उन्होंने मुझसे पंगा नहीं लिया। मेरे कमरे में जाते ही वे बाहर निकले। उन्होंने उन कमरों में खाना ढूंढा जहां मैं गया था, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या यह आदमी सब कुछ सफाचट कर गया? शेन लियांग बोला। पत्नी, एक बार फिर जाकर उससे खाना मांगो। लिन वानसी ने मना किया। कल ही तो खाया था, अभी भूख नहीं है। अभी नहीं है, पर बाद में तो लगेगी। क्या तब जाओगी जब वह सब कुछ झोंबी को खिला देगा? शेन लियांग ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ जीना चाहते हैं, हमें मदद का इंतजार करना होगा। पति की बात मानकर लिन वानसी फिर मेरे पास आई। अंदर आते ही उसे खाने की खुशबू आई। मैं किचन से गर्मा गर्म आलू का स्टू लेकर आया। मैं आराम से बैठकर जूस के साथ खाने लगा। उसे देखकर लिन वानसी के मुंह में पानी आ गया। मैंने 2 निवाले खाए और फिर बोला, अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। मैंने प्लेट में खाना निकाला। उसे लगा मैं उसे दे रहा हूँ। वह हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि मैं उसे नजरअंदाज करके सोफे की तरफ चला गया। मैंने शेनवू के मुंह से कपड़ा हटाया और उसे खाना खिलाने लगा। लिन वानसी शर्मिंदा हो गई और बात पलटने के लिए बोली, क्या तुमने आज पूरी मंजिल साफ कर दी? हाँ, मैं यहां से जा रहा हूं, इसलिए सामान जुटा रहा हूं। वह चौंक गई। क्या, तुम जा रहे हो? बाहर तो हर जगह मौत है। मैंने हंसकर कहा। क्यों, क्या तुम्हें मेरे जाने का दुख हो रहा है? वह चिढ़ गई। बिल्कुल नहीं,
मैं तो चाहती हूँ तुम बाहर जाकर मर जाओ, पर उसकी आंखों में डर था कि मेरे जाने के बाद वे भूख से मर जाएंगे। बताओ, अब क्या काम है? मुझे खाना चाहिए, बदले में मैं सौदा करने को तैयार हूँ। मैं हंसा। मुझे पता था वह वापस आएगी, पर इतनी जल्दी यह नहीं सोचा था। 4 दिन बीत गए। मैंने पूरी बिल्डिंग छान मारी थी। शेनवू की भूख बढ़ती जा रही थी। अब वह 2.5 किलो मांस एक बार में खा जाती थी, फिर भी उसका पेट नहीं फूलता था। मुझे शक होने लगा कि क्या उसके अंदर कोई ब्लैक होल है। तुम्हें खिलाते हुए 6 दिन हो गए हैं। अगर अब भी तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। इतना कहकर मैंने उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। वह पहले की तरह दहाड़ी नहीं, बल्कि अपना मुंह खोलकर मेरे खिलाने का इंतजार करने लगी। अगर तुमने मुझे काटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, समझी? चूंकि तुम कुछ बोल नहीं रही हो तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझता हूँ। मैंने आजमाने के लिए अपना हाथ शेनवू की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे काटना चाहा। मैं तुरंत चिल्लाया, नहीं। वह मेरी आवाज़ ना सुनकर चौंक गई और अपना सिर झुकाकर मुझे देखने लगी। मैंने फिर से सावधानी से हाथ बढ़ाया, लेकिन शेनवू फिर से काटने दौड़ी। ऐसा 10-12 बार हुआ, और जब मैं हार मानने ही वाला था तब आखिरकार उसने काटना बंद कर दिया और टकटकी लगाकर मेरे चेहरे को देखने लगी। ऐसा लगा जैसे वह मेरे चेहरे के भावों से यह समझने की कोशिश कर रही हो कि यह चीज़ खाने लायक है या नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। न मैं। शेनवू शायद मेरा इशारा समझ गई। उसने सच में दोबारा नहीं काटा। मैंने खुश होकर मांस का एक टुकड़ा आगे बढ़ाया और सिर हिलाकर हाँ कहा। इस बार उसने सीधे खाना शुरू कर दिया। इसके बाद कई बार आजमाया। वह मेरे सिर हिलाने, अनुमति देने के बाद ही खाना खाती थी। ये देखने के लिए कि क्या वह सिर्फ बंधे होने पर ही शांत रहती है, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। मैंने पहले उसकी रस्सियां खोली और मांस की एक प्लेट टेबल पर रख दी। शेनवू लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और मेरी तरफ आने लगी। उसने पहले टेबल पर रखे मांस को देखा और फिर तिरछी नजरों से मुझे। फिर उसने हाथ उठाकर प्लेट के मांस की तरफ इशारा किया। मैं अंदर से बहुत खुश था। मैंने उसे सिर हिलाकर हाँ कहा। तब जाकर शेनवू ने प्लेट उठाई और बड़े मज़े से खाने लगी। मानना पड़ेगा कि उसके खाने का तरीका अब भी बहुत गंदा है, पर खुशी की बात यह है कि शेनवू की फेवरेबिलिटी अभी सिर्फ 40 है और उसने मुझ पर हमला करना छोड़ दिया है। अगर ये स्कोर 100 पहुंच गया तो क्या मेरे पास एक बात मानने वाला झोंबी होगा? ये कोई लव सिस्टम नहीं, बल्कि मालिक और गुलाम बनाने वाला सिस्टम लग रहा है। इसी बीच दूसरी तरफ शेन लियांग पिछले कुछ दिनों से कांटों पर बैठा था। उसे पता चल गया था कि मैं जल्द ही जाने वाला हूँ, चाहे खाने के लिए हो या बदले के लिए। वह मुझे जिंदा नहीं जाने देना चाहता था, पर अकेले उसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं झोंबी से अकेले भिड़ सकता था। इसलिए शेन लियांग ने फिर से अपनी पत्नी का इस्तेमाल करने की सोची। पत्नी, हम उस लड़के को जाने नहीं दे सकते, कम से कम खाने के साथ तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, तुम फिर से खाना मांगने जाओ, और जब वह सो जाए तो दरवाज़ा खोल देना, हम उसे वहीं ख़त्म कर देंगे। लिनवानसी, जो पहले से ही शर्मिंदा थी, उसकी बात मान गई और सिर हिला दिया। शेन लियांग खुश हो गया। बहुत बढ़िया, अंधेरा होते ही हम हमला करेंगे, मैं तैयारी करता हूँ। शेन लियांग को जाते देख लिनवानसी कड़वाहट से मुस्कुराई। उसने पूरा प्लान भी नहीं पूछा, जैसे उसे सब पता हो। दूसरी तरफ चूंकि मैं अगली सुबह निकलने वाला था तो मैं जल्दी सोने की तैयारी में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी जल्दी फिर भूख लग गई? लिनवानसी ने मन ही मन मुझे कोसा। उसका मन किया कि मेरे चेहरे पर मुक्का मारे, पर उसने खुद को रोका और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोली, सिर्फ भूख ही नहीं लगी है, अंदर आओ। मैंने रास्ता दिया। जैसे ही लिनवानसी मेरे पास से गुजरी, मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह एहसास वाकई अलग था। लिनवानसी ने खुद को संभालते हुए गुस्से में मुझे देखा। तुम्हें मुझे एक बिस्किट एक्स्ट्रा देना होगा। उसका यह लाचार गुस्सा देखकर मुझे हंसी आ गई। बुरा इंसान बनने का मजा ही कुछ और है। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। पिछले जन्म में उन्होंने मेरे साथ जो किया था, यह उसी का बदला है। लिनवानसी ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में नफरत थी। आज की रात बीतने दो, फिर देखती हूं तुम कैसे मुस्कुराते हो। कुछ घंटों बाद लिनवानसी लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे बाहर आई। बेडरूम से दरवाजे तक की कुछ कदमों की दूरी तय करने में उसे कई मिनट लग गए। जैसे ही दरवाजा खुला, शेन लियांग अंदर घुस आया। क्या हुआ? क्या वह सो गया? सो गया? बहुत अच्छे, अब मैं उसका काम तमाम करता हूँ। इतना कहकर शेन लियांग ने अपना चाकू मजबूती से पकड़ा, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने बेडरूम के दरवाजे पर एक परछाई देखी। शेन लियांग के होश उड़ गए। तुमने तो कहा था कि वह सो रहा है। लिनवानसी भी डर गई, पर उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। यह तो उस कमीने का पाला हुआ जोंबी है। यह रस्सियों से आजाद कैसे हो गया? पति, अब हम क्या करें? चलो यहां से भाग चलते हैं। शेन लियांग उलझन में था। वह जोंबी से डरता था, पर उसे पता था कि आज रात के बाद मौका नहीं मिलेगा।
वैसे भी शेनवू देखने में बेवकूफ और शांत लग रही थी, तो शेन लियांग को लगा कि वह उसे संभाल लेगा। फिर भी सावधानी के लिए उसने पत्नी से कहा, तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं पीछे से वार करूंगा। लिन वानसी कांप गई। डरो मत, मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। शेन लियांग बोल तो रहा था, पर वह अपनी पत्नी को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार था। पर लिन वानसी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसके लिए अपनी जान दे दे। तभी बेडरूम से मेरी आवाज आई। मैं कहता हूं, तुम दोनों कब तक मशवरा करते रहोगे? मेरी आवाज सुनते ही उनके दिल दहल गए। तुम सोए नहीं थे? तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, सोए हुए इंसान की भी नींद खुल जाए। मेरे चेहरे पर शांत मुस्कान देखकर लिनवांसी का चेहरा सफेद पड़ गया। भागो, झोंबी को इसे रोकने दो और हम भागते हैं। तुम इसकी बात कर रही हो? उन दोनों की फटी आंखों के सामने मैंने शेनवू का सिर सहलाया और उसने मुझ पर हमला करने के बजाय प्यार से अपना सिर सहलाने दिया। यह देखकर उनके पसीने छूट गए। ये कैसे मुमकिन है? तुम झोंबी जैसे दिखते नहीं हो, पर तुम्हारी आदतें बाकी झोंबी से बिल्कुल अलग कैसे हैं? शेन लियांग ने अचानक लिन वानसी को मेरी तरफ धक्का दिया और खुद दरवाजे की तरफ भागा, पर 2 कदम भी नहीं चला था कि मैंने उसे डंडे से जमीन पर गिरा दिया। रुको, मुझे कुछ कहना है, मुझे मत मारो प्लीज। पर मुझे उसकी बकवास नहीं सुननी थी। मैंने उसे खत्म कर दिया। लिन वानसी यह देखकर सुध-बुध खो बैठी। ये सब शेन लियांग का प्लान था, वही तुम्हें मारना चाहता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। उसे लगा मैं उसे छोड़ दूंगा, पर मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम इसीलिए माफी नहीं मांग रही क्योंकि तुम्हें गलती का एहसास है, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो। तभी शेनवू पास आई और जमीन पर पड़ी 2 लाशों की तरफ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये खराब हो चुकी है। अगली सुबह मैं शेनवू को लेकर बाइक पर अपार्टमेंट से निकल गया। रास्ते में इंजन के शोर से बहुत से झोंबी पीछे पड़े, पर वे इतने सुस्त थे कि मुझे पकड़ नहीं पाए और मैं उन्हें पीछे छोड़ गया। बिंघाई यूनिवर्सिटी पहुंचकर झोंबी की भीड़ से बचने के लिए मैं छिपने की जगह ढूंढ रहा था, तभी किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने थोड़ा सोचा और बाइक छोड़कर उस तरफ भागा। आवाज देने वाले ने तुरंत खिड़की खोल दी। मैंने हाथ के सहारे बड़े स्टाइल से खिड़की के अंदर छलांग लगा दी, पर शेनवू का शरीर सख्त था, वह छलांग नहीं लगा सकती थी और बाहर खड़ी रह गई। कुछ लड़के मदद के लिए आगे बढ़े, पर मैंने उन्हें हटा दिया। जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। मैंने उसे ऊपर से खींचकर अंदर कर लिया। तभी एक अमीर घर के लड़के जैसा दिखने वाला लड़का बोला, पक्का मेरे पिता ने तुम्हें हमें बचाने के लिए भेजा होगा। इसका नाम गु छेंग्यू था, जो मेयर का बेटा होने के नाते सबको झांसा दे रहा था कि उसके पिता मदद भेजेंगे, और इसी वजह से वह ग्रुप का लीडर बना हुआ था। मैंने उसका हाथ नजरअंदाज किया। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? गु छेंग्यू का चेहरा उतर गया। वह रौब छाड़ना चाहता था, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह नेतागिरी करने लगा। मतलब तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो, तो तुम्हें हमारे नियमों के हिसाब से चलना होगा। तभी उसके एक चेले ने मेरा बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटका। क्या करना चाहते हो? गुछेंग्यू ने उपदेश दिया। सबके भले के लिए तुम्हें अपना सामान हमें देना होगा, ताकि हम उसे बराबर बांट सकें। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग मरो या जियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर गुछेंग्यू चिल्लाया, ताकि सब सुन सके। अगर सब तुम्हारी तरह स्वार्थी होते तो हम कब के भूख से मर जाते। हम सामान का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है और न ही मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना है। सामान तो बिल्कुल नहीं दूंगा। गुछेंग्यू हंसा और खिड़की की तरफ इशारा किया। तो फिर तुम यहां से जा सकते हो। बाहर वही झोंबी खड़े थे जो मेरे पीछे आए थे। मैं अभी नहीं जाने वाला था, मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ बहुत से कमरे हैं, मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। छात्र गुछेंग्यू की बातों में आकर मुझे घेरने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुछेंग्यू से ऐसे बात करने की? हम न बचाते तो तुम मर जाते। ये स्कूल है, तुम बाहर वाले यहाँ क्यों रुके हो? मैं हंसा। इस कयामत के द्वार में तुम मुझसे कायदे कानून की बात कर रहे हो? तुम जैसे नाजुक बच्चे मुझ जैसे इंसान से भिड़ोगे जो लाशों के ढेर से निकलकर यहाँ पहुंचा है। तभी एक सुंदर और शांत दिखने वाली लड़की अंदर आई। यहाँ क्या हो रहा है? लूहे, ये आदमी जबरदस्ती यहाँ रुकना चाहता है, हम इसे निकाल रहे हैं। लूहे ने कहा, अगर वह रुकना चाहता है तो रुकने दो, यहाँ बहुत कमरे खाली हैं। उसे बाहर भेजना उसे मौत के मुंह में धकेलना होगा। सब लोग जाओ यहाँ से। गुछेंग्यू के इशारे के बाद सब हट गए। तभी लूहे की नजर शेनवू पर पड़ी। क्या यह तुम्हारी बहन है? बहुत सुंदर है। हाँ, समझो वही है। नमस्ते छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? शेनवू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बात संभाली। उसने लेंस पहने हैं, वह थोड़ी शर्मीली है और कम बोलती है, बुरा मत मानना। उसने आसानी से यकीन कर लिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोई झोंबी बिना काटे भी रह सकता है। ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। 3री मंजिल तक सुरक्षित है, पर 4थी मंजिल के ऊपर जाना बहुत खतरनाक है। दोपहर हुई और गोदाम लिखे कमरे के बाहर छात्रों की लंबी लाइन लगी थी।